बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं। ये चैप्टर नंबर हमारा जो 4 है, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग की बुक है काजी शहजाद एहतशाम की, आईकॉम पार्ट 2। तो इसको विदाउट एनी डिले इसको हम कंटिन्यू करते हैं। फंक्शंस ऑफ बैंक, लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंट्रल बैंक हमने इसको स्टडी किया था, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो आपके क्या कौन से फंक्शंस जो उनको परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक बात आप अपने जहन में रखें कि सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इसी लिहाज से इसके जो फंक्शंस हैं वो भी कमर्शियल बैंक से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसा कि हमें पता है कि कमर्शियल बैंक लोगों की अमानतें वसूल करता है, यानी कि लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लोगों को लोन देता है, यानी कि कर्जे देता है। लोगों की अमानतें वसूल करता है और लोगों को कर्जे देता है, यानी कि लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उनको लोन देता है जो नीडी होते हैं। जो कमर्शियल बैंक का उसका ये काम है, और इस काम के ज़रिए से वो अपना जो बुनियादी मकसद है उसको पूरा करता है। उसका बुनियादी मकसद क्या होता है, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक कतन जो है लोगों के डिपॉजिट्स को डील नहीं करता, ना तो लोगों से अमानतें वसूल करता है और ना ही लोगों को लोन देता है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक का जो बुनियादी मकसद है और वो प्रॉफिट कमाना भी नहीं है। सेंट्रल बैंक बेसिकली जो है वो बैंकर्स बैंक है। इसके ये जो बैंकों के निज़ाम को कंट्रोल करता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। पैसे की जो अनड्यू एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करता है, पैसे के बहाव को कंट्रोल करता है, फ्लोट ऑफ मनी इन द मार्केट उसको कंट्रोल करता है कि बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में ना इशू हो जाए, बहुत कम पैसा ना हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को जो है वो मेंटेन करके रखता है, ज़्यादा ना हो, हद से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो स्टेट बैंक का काम बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, पैसे के फ्लो को कंट्रोल करना, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जो है उसको देखते हुए, और उसके लिए डिफरेंट स्कीम्स जो है वो लेकर के आता है जब इसको उसने कंट्रोल करना होता है। और दूसरी तरफ जो है इसका मकसद जो है वो पब्लिक की वेलफेयर है, ठीक है। बैंकिंग के निज़ाम को जो है वो मुस्तहकम करना, अच्छे तरीके से मुल्क में जो है उसको राइज करना, इम्प्लीमेंट करना। इसका जो बुनियादी मकसद सेंट्रल बैंक का वो प्रॉफिट कमाना हरगिज़ नहीं है, ठीक है। ये कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। और इसका आप बेसिकली याद रख लें कि सेंट्रल बैंक का बुनियादी मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन कमर्शियल बैंक का बुनियादी मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। इसको हम लेकर के चलते हैं। डिफरेंट इसके जो फंक्शंस हैं, जैसे कि सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद बैंकर्स बैंक, बैंकों के लिए फैसिलिटीज़ हैं। कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके बारे में इसकी फैसिलिटीज़ हैं। ये तमाम फंक्शन जो हम डिटेल में इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक स्केच है। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू, इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ये अथॉरिटी कि वो नोट जारी कर सकता है, ठीक है। सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू का मतलब क्या है कि सिर्फ सेंट्रल बैंक ही एक ऐसा, जैसे कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, हर मुल्क का अपना एक सेंट्रल बैंक है जो उसके बैंकिंग के निज़ाम को कंट्रोल कर रहा होता है। पाकिस्तान में भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक जो है बेसिकली कराची में है, लेकिन इसके जो 16 फील्ड ऑफिस है जो डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। और जिस शहर में स्टेट बैंक की जो फील्ड ऑफिस नहीं है, वहाँ पे नेशनल बैंक जो है अपनी सर्विसेज स्टेट बैंक के बिहाफ पे जो है वो दे रहा है, ठीक है। तो सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू का मतलब क्या है कि सिर्फ सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक एक ऐसा बैंक है जो कराची में, उसके पास अथॉरिटी है कि वो नोट छाप सकता है, नोट इशू कर सकता है, और किसी बैंक के पास ये अथॉरिटी नहीं है। इसकी एक वजह के क्वेश्चन आता है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई जो सोल अथॉरिटी है वो किसी और बैंक के पास क्यों नहीं है। वाई में आपसे आंसर पूछता है कि क्यों जो है सोल अथॉरिटी जो नोट इशू करने की है वो किसी और बैंक के पास नहीं है। तो उसकी वजह क्या है कि अगर जो दूसरे बैंक्स अगर नोट छापना शुरू कर दें, जारी करना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी नोट इशू, ठीक है, इन द नोट्स, ठीक है। तो जो नोट्स में यकसानियत है, ठीक है, वो एक जैसी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक बैंक है उसने जो है कायद अज़म की तस्वीर बनाई है वो और तरीके से बन गई, दूसरे बैंक ने कायद अज़म की तस्वीर और तरीके से छाप दी है, ठीक है। कायद अज़म के जो लिबास है उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, कायद अज़म को राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे को कर दे या सेंटर में कर दे या उसकी पोजीशन चेंज कर दे, ठीक है। नोट का कलर है, उसका मटेरियल है,
तो ये फिर नोटों में यकसानियत नहीं रहेगी, ठीक है। 1000 का नोट वो डिफरेंट शक्लों में आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस वजह से जो है ये अथॉरिटी जो है वो दूसरे बैंकों को नहीं दी गई। और दूसरी बात, टू चेक द अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ नोट्स, ठीक है। इस चीज़ को चेक करने के लिए कि बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं इशू हो गया। अगर आप दूसरे बैंकों की अथॉरिटी दे देंगे तो हर बैंक जो है उसको नोट को छापना शुरू कर देगा और बहुत सारा पैसा जो है मार्केट के में इकट्ठा हो जाएगा, जो कि इन्फ्लेशन का बायस बनेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी ये है। उसके बाद टू रेगुलेट करेंसी अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड, ठीक है। करेंसी को उसकी डिमांड के मुताबिक इशू करने के लिए सिर्फ सेंट्रल बैंक ने अपने पास की अथॉरिटी रखी हुई है, क्योंकि अगर दूसरे बैंकों को अथॉरिटी दे दी जाए तो वो डिमांड वगैरह को नहीं देखेंगे, अपनी ज़रूरत के पेश नज़र जो है उसको नोट को छापना शुरू कर देंगे और डिमांड सप्लाई जो है उसको नहीं देखेंगे। लेकिन स्टेट बैंक जो है वो डिमांड को देखते हुए करेंसी को रेगुलेट करेगा, उसकी डिमांड के मुताबिक जो है करेंसी को इशू करेगा, ठीक है। उसके बाद टू मेक श्योर दैट notes issued are the liability of the bank and get full support of the state, ठीक है। कहते हैं इस चीज़ की यकीन दहानी करवाना कि जो नोट इशू करना है वो सिर्फ सेंट्रल बैंक की ही जिम्मेदारी है, ठीक है। और इस मामले में वो अपनी रियासत की, अपनी स्टेट के जो है फुली सपोर्ट करेगा, ठीक है। जब भी रियासत को उससे पैसा चाहिए होगा, ठीक है, तो वो रियासत को उसकी डिमांड के मुताबिक जो है पैसा जारी करके देगा। लेकिन वो अपने इन तमाम रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए वो पैसा जारी करेगा। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी मार्केट में हो लेकिन स्टेट जो है फिर भी उससे डिमांड कर रही हो, ठीक है, और वो फिर भी नोट इशू करे, तो इस तरह से इन्फ्लेशन भी आ सकती है मुल्क में। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसने स्टेट को भी सपोर्ट करना है, ठीक है, और मुल्क में जो अनड्यू एक्सपेंशन भी नहीं करनी है नोट्स की, ठीक है। डिमांड के मुताबिक नोट्स को इशू करना है। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास जो है नेक्स्ट चैप्टर्स में चल के हम इन जो है मेथड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में भी करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपके जो है 3 मेथड्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला मेथड है फिक्स फिड्यूशरी सिस्टम, ठीक है, कि पहला इस मेथड के थ्रू नोट इशू करने के डिफरेंट 3 तरीके जो अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। पहला फिक्स फिड्यूशरी सिस्टम है और दूसरा प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है और तीसरा मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। इस क्वेश्चन के में जो है हम इन तीनों को मजीद एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये एक अलग से टॉपिक है। जब हम उस पर जाएंगे तो हम इन तीनों मेथड्स को डिटेल से इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इनके नेम जो है उनको बस जहन में रखें। ये पहला जो हो गया जो फंक्शन था वो सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ हम जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो मेन फंक्शन वो क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का बैंक भी है, ठीक है। इसको स्टेट बैंक को, सेंट्रल बैंक को हम गवर्नमेंट का बैंक भी कहते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक क्यों है, ठीक है, वो नीचे उसकी डिटेल आ रही है। क्योंकि कीपिंग द डिपॉजिट्स, ये गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट है उनको एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम इसको गवर्नमेंट का बैंक कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो बैंकर ऑफ पब्लिक है, ठीक है। कमर्शियल बैंक की जो खसूसियत है वो क्या है, हमने पढ़ा था बैंकर टू द पब्लिक या बैंकर ऑफ पब्लिक, ठीक है। वो पब्लिक का बैंक है क्योंकि वो डिपॉजिट्स जो एक्सेप्ट करता था वो किसके एक्सेप्ट करता था, पब्लिक के, इसलिए हमने उसको अवाम का बैंक कह दिया, पब्लिक का बैंक कह दिया। लेकिन सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के इदारों के डिपॉजिट, गवर्नमेंट के इदारे कौन से, जैसे कि वासा गवर्नमेंट का इदारा है, वापडा गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है, नादरा गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है। इस तरह से FBR गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है, सुई गैस गवर्नमेंट का इदारा है। तो ये डिफरेंट जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, तो इनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट, इनके अकाउंट्स यहाँ पे खुलते हैं, ठीक है, जिनका ताल्लुक मेन गवर्नमेंट से होता है। तो ये गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, इसलिए हमने इसको मतलब क्या कह दिया, बैंकर टू द गवर्नमेंट। और हाउएवर इट डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, ठीक है। और गवर्नमेंट जो अपने डिपॉजिट्स यहाँ पे रखवाती है ये उनके ऊपर गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता, क्योंकि ये इंटरेस्ट में डील नहीं कर रहा होता, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करता। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट्स रखवाते हैं, यानी कि जो आवाम रखवाती है डिपॉजिट्स वहाँ पे, तो आवाम को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है। स्टेट बैंक जो है गवर्नमेंट की डिपॉजिट रखता तो है, गवर्नमेंट की मानतें वसूल तो करता है, लेकिन उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करता। उसके बाद एडवांसेस लोन्स, अब गवर्नमेंट के जिस तरह से अमानतों को वसूल किया सेंट्रल बैंक ने, उसी तरह गवर्नमेंट को लोन भी देगा जब उनको चाहिए होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है एज अ फिजिकल एजेंट के तौर पे अपना रोल प्ले कर रहा होता है। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू द गवर्नमेंट एंड मेक्स इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। और ये तो लोगों को जो गवर्नमेंट के इदारे उनको लोन भी फ्राहम करेगा, और जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो शॉर्ट मतलब टेन्योर के जो बिल्स होते हैं उनमें, और लॉन्ग टर्म से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनमें भी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ताकि वहाँ से जो है वो
अपनी जो वेल्थ को बढ़ाया जा सके। उसके बाद ये फॉरेन लोन, अगर मुल्क ने बाहर कहीं से लोन लेना, जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि आईएमएफ से लोन ले लिया गया, ठीक है, पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिला या पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन मिला। अक्सर न्यूज़ में अगर आप देखते हैं तो ये सियासत की एक बहस है जो चलती रहती है, आईएमएफ से लोन लिया हुआ उसको वापस करना है या मज़ीद लोन लेने के बारे में सोचा जा रहा है। तो वो बेसिकली एक फ़ॉरेन लोन है, ठीक है, या किसी और मुल्क से लोन लेना है या किसी भी फ़ॉरेन मतलब गैर मुल्की इदारे से आपने लोन लेना है, ठीक है। तो ये लोन कौन अरेंज करेगा, कौन मुल्क में लेकर के आएगा, क्योंकि ये लोन जो होगा वो डॉलर्स में होगा और डॉलर्स को कौन डील करता है, वो स्टेट बैंक डील करता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसी के पास अथॉरिटी है। तो फॉरेन लोन्स को भी अरेंज करने के लिए जो है सेंट्रल बैंक अपनी खिदमात फराहम करता है। ये इस सेंट्रल बैंक का ही फंक्शन है कि वो मुल्क के लिए जो है गैर मुल्की कर्ज़ों को अरेंज करे, आईएमएफ से कर्जे मुल्क को लेकर के दे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, कैपिटल की ट्रांसफ़र में भी यही जो है अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। सेंट्रल बैंक ट्रांसफ़र द कैपिटल ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को और उनके लोन्स को डील कर रहा होता है, इसी तरह से अगर गवर्नमेंट के पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो इसमें भी सेंट्रल बैंक अपनी खिदमात फराहम करता है। गवर्नमेंट के किसी इदारे के जो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, वो एक एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने हो, ठीक है, सेंट्रल से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाने, जैसे कि फ़ंड जारी होते हैं ना, ठीक है, कि जो वफाकी गवर्नमेंट से जो है वो सूबाई गवर्नमेंट के पास फ़ंड आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जब फ़ंड जाएंगे तो फिर उनकी जो ट्रांसफ़र है वो भी इसी के ज़रिए से होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट आपकी जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे भी ये रोल प्ले करता है। स्टेट बैंक का ये काम है गवर्नमेंट को जो है वो एडवाइस करें, ठीक है, डिफरेंट एनालिसिस करने के बाद जो है और उसको एडवाइस करता है गवर्नमेंट को उसके अपने मामला इकोनॉमी के मामला चलाने के लिए। सेंट्रल बैंक आल्सो एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक मैटर्स सच एज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, डिवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। मुल्क में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ठीक है, या डिफ्लेशन है, वो उसका रिवर्स है महंगाई का, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना और जो डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन करेंसी है, करेंसी का बढ़ जाना या करेंसी का कम हो जाना, उसको कंट्रोल करना। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो फ़र्क होता है ना, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 बिलियन की एक्सपोर्ट की है और इम्पोर्ट आपने जो है वो उससे ज़्यादा की 120 मतलब 2 बिलियन की आपने कर ली, तो दरमियान में डिफरेंस आ जाएगा 2 माइनस 1 बिलियन का आ जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्ट की वैल्यू और एक्सपोर्ट की वैल्यू में जो फ़र्क होता है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करने के लिए जो है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को जो है वो मशवरे देता है, एडवाइजेस देता है, ठीक है। ये भी इसका फंक्शन है। कीपिंग द अकाउंट्स, सेंट्रल बैंक कीप्स द अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो अकाउंट्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक में होते हैं। और इट डज नॉट चार्ज एनी फी और कमीशन और सेट सर्विस, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं देते अपने डिपॉजिट्स के हवाले से, अकाउंट मेंटेनेंस के हवाले, क्योंकि गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट के अपने अकाउंट्स हैं, तो गवर्नमेंट अपने से तो ना पैसे लेगी, ठीक है। स्टेट बैंक ने गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, ठीक है, और उन्हीं के अकाउंट्स मेंटेन करके गवर्नमेंट से तो ना पैसे लेगा। गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए होंगे तो स्टेट बैंक उसको देगा। तो इस तरह से ना तो स्टेट बैंक उनके डिपॉजिट्स पर उनको इंटरेस्ट देगा और ना ही उनसे कोई किसी किस्म की फ़ी या कमीशन चार्ज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से क्या मुराद है, जो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक इज़ नॉट ओनली द कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बट आल्सो वर्क फॉर देयर सेल एंड परचेज। जो गवर्नमेंट की डिफरेंट सिक्योरिटीज़ जैसे कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इस तरह की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी सेल और परचेज़ भी ये सेंट्रल बैंक जो है उसमें अपना किरदार अदा करता है। उसमें इनकी सेल और परचेज़ के हवाले से कब उसको सेल करना है, कब ख़रीदना है, कम कीमत पे ख़रीदना है, महंगी कीमत पे बेचना है, ठीक है, प्रॉफिट के हवाले से कब सेल परचेज़ करनी है, उसके हवाले से स्टेट बैंक अपना किरदार अदा करेगा, ठीक होगी बात। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो फंक्शन आता है, जो नंबर थर्ड फंक्शन है वो क्या है, बैंकर्स बैंक, ठीक है। पहला फंक्शन हमें पढ़ा था सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू के नोट जारी करने की जो सिर्फ अथॉरिटी है वो सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। दूसरा फंक्शन में पढ़ा था बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट के बैंक गवर्नमेंट की मानतें वसूल करेगा, गवर्नमेंट को कर्जे देगा, गवर्नमेंट को बाहर से कर्जे लेकर देगा, मुल्क के अंदर से कर्जे जो है वो फराम करेगा, गवर्नमेंट के पैसे को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा, गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज करेगा, ठीक है।
और उसके बाद हमने गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, गवर्नमेंट को एडवाइसेस देगा, सारा का सारा गवर्नमेंट के हवाले से पढ़ा था हमने। गवर्नमेंट इसको इसलिए हमने उसको बैंकर्स टू द गवर्नमेंट कहा था, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं बैंकर्स बैंक। ये बैंकों का बैंक भी है, ठीक है। बैंकों के बैंक से क्या मुराद है, ये दूसरे जो बैंक्स होते हैं ना उनके लिए भी खदमात सर अंजाम देता है। अब हम देखते हैं कि दूसरे बैंक से मुराद क्या है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, उनके लिए कौन से खदमात फराहम कर रही है, ठीक है, वो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है वो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जो आपने पढ़ा था, आपने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने कैश रिजर्व वाला टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से उसको स्टडी किया था कि कैश रिजर्व क्या होता है। कि जो कमर्शियल बैंक जो अपना जितनी उसके पास पैसा होता है उसका एक ख़ास पोर्शन जो है वो रिज़र्व के तौर पे सेंट्रल बैंक के पास उसने रखवाना होता है, ठीक है। उसको हम कैश रिजर्व कहते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि वो अपनी कस्टमर्स की जो है इमीडिएट डिमांड्स को पूरा कर सके। जब उसको पैसा चाहिए तो वो पैसा सेंट्रल बैंक से लेकर अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो कैश सर वो रखवाना लाजमी होता है। जो एक शेड्यूल बैंक है ना, फहरिस्ती बैंक, उसके लिए सेंट्रल बैंक के पास। तो कस्टोडियन ऑफ कैश से मुराद क्या है कि उस कैश रिजर्व की जो है उसको अपनी हिफाजत में रखेगा। तमाम कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व होगा एक ख़ास परसेंटेज के हवाले से उसको उसका जो कस्टोड उसका मुहाफिज है सेंट्रल बैंक। द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू लॉ by law to keep the रिजर्व इक्वल टू द सर्टेन परसेंट। एक ख़ास परसेंटेज के मुताबिक कमर्शियल बैंक्स को लॉ के मुताबिक जो है एक रिजर्व जमा करवाना पड़ता है ऑफ बोथ टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक के पास। डिपॉजिट्स के हवाले से, टाइम के हवाले से जो है देखते हुए एक ख़ास परसेंटेज जो है लॉ के मुताबिक जो है कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवानी पड़ती है रिजर्व की सूरत में। जबकि इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब फिर ज़रूरत पड़ेगी कमर्शियल बैंक को अपनी नीड्स को, अपनी इमीडिएट डिमांड्स और कस्टमर को पूरा करने के लिए, तो वहाँ से दोबारा पैसे ले लेगा सेंट्रल बैंक से और वहाँ से पैसे निकलवा के जिन कस्टमर्स को पैसे चाहिए उनको दे देगा, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि बंदा पैसे जमा करवा के दोबारा वापस लेने आ गया, तो अगर पैसे ही ना हो कमर्शियल बैंक के पास तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक सोर्सेज होते हैं और अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए। अगर सारा का सारा पैसा वो लोन की सूरत में दे देगा तो जो अगर कोई वापस लेने आ जाएगा पैसा तो उसको फिर नहीं दे पाएगा कमर्शियल बैंक। तो ये वही सूरत हाल हो जाएगी जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वो बैंक हो जाएगा फिर, या इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, दिवालिया हो जाएगा उसको। और दोबारा कभी जो है ऐसे बैंक के ऊपर लोग इत्मीनान नहीं करेंगे और ना ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ रखवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस को हमने पढ़ा हुआ है डिटेल से, ठीक है। क्लियरिंग हाउस के फंक्शंस भी हमने पढ़े हुए हैं कि क्लियरिंग हाउस जो है उसकी फैसिलिटीज़ जो है फ्राहम करता है सेंट्रल बैंक। क्योंकि सेंट्रल बैंक पहले खुद क्लियरिंग हाउस को मैनेज कर रहा था, लेकिन अब जो है एक अदर बॉडी है जो कि जिसका नाम निफ्ट है, ठीक है, एक निजी कंपनी है, वो इस क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटीज़ जो है सेंट्रल बैंक को दे रही है। एंड क्लियरिंग हाउस में क्या होता है कि डिफरेंट बैंक्स के जो चेक्स होते हैं वो आपस में उनको जो है जमा माइनस करके उनके अकाउंट्स को मेंटेन कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट बैंकों ने आपस में एक दूसरे से पैसे लेने हैं और उन्हीं बैंक्स के अकाउंट्स भी सेंट्रल बैंक के पास हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है उनको कहता है आप आपस में फिजिकली पैसे की मूवमेंट ना करें, मुझे बता दें कि जिसने जिससे पैसे लेने हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक को इन्फॉर्म कर दिया जाता है चेक्स की सूरत में, चेक्स दे दिए जाते हैं सेंट्रल बैंक को। निफ्ट का बंदा आता है, वो चेक सारे के सारे ले जाता है और फिर देखता है कि किसने किससे कितने पैसे लेने और चेक्स की वैलिडिटी को भी चेक करता है। और फिर वो अकाउंट्स जो स्टेट बैंक के पास मेंटेन होते हैं उनमें जमा माइनस होकर उनके बैलेंसेस को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो इस तरह से वो मैनेजमेंट हो जाती है। तो फिजिकल जो कैश का फ्लो है वो नहीं होता। ये बेसिकली क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटीज़ को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या है, ये आखिरी पनागा, ये आखिरी सहारा है, ठीक है। ये आखिरी वो जगह जहाँ से आपको जो है पैसे मिल सकते हैं। अगर कोई कमर्शियल बैंक जो है बुरे हालात का शिकार है, उसके हालात ठीक नहीं है, उनको पैसा चाहिए अपने निज़ाम को मुस्तकिल तौर पे सही चलाने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए वो उनको पैसे की ज़रूरत है, तो स्टेट बैंक के पास आएंगे। अगर वो फहरिस्ती बैंक है तो स्टेट बैंक जो है उन्हें फहरिस्ती बैंक से मुराद के जो स्टेट बैंक के पास रजिस्टर्ड बैंक है, शेड्यूल बैंक से, सिर्फ उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो सेंट्रल बैंक जो है उनको, यानी कि स्टेट बैंक जो है उनको लोन देगा ताकि वो अपनी जो फ़िलहाल ज़रूरियात उनको पूरा कर ले, अपने स्टेबल हो जाएँ। उसके बाद जो है वो पैसा जो है स्टेट बैंक को उसका वापस कर दें, ठीक है। तो इसको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं कि जब हर जगह से जो है वो पैसा नहीं मिलेगा, आखिरी कौन सी पनाह है जहाँ से पैसा मिलेगा, वो स्टेट बैंक का, ठीक है। तो स्टेट बैंक जो है वो उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं, आखिरी पनाह जहाँ से पैसा मिल सकता है और यहाँ से ना नहीं होगी। उसके बाद इस ऑप्शन को जो है कमर्शियल बैंक लास्ट पे इस्तेमाल करते थे, अपने सारे रिसोर्स इस्तेमाल कर लेता, कहीं से पैसा नहीं मिलता तो लास्ट में इसको इस्तेमाल करता है वो, ठीक है। उसके बाद रीडिस्काउंटिंग से मुराद क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है पब्लिक जो है कमर्शियल बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाती है, ठीक है।
और जो कमर्शियल बैंक है वो स्टेट बैंक से उसको डिस्काउंट करवा, डिस्काउंटिंग का प्रोसीजर आपको पढ़ा हुआ, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पब्लिक किससे करवाएगी, कमर्शियल बैंक से डिस्काउंट करवाएगी, उसको हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। और कमर्शियल बैंक जब स्टेट बैंक से उसी बिल को दोबारा से डिस्काउंट करवाएगा तो उसको हम रीडिस्काउंट कह देते हैं, ठीक है। तो ये रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी है जो सेंट्रल बैंक की तरफ से सिर्फ कमर्शियल बैंक जो शेड्यूल बैंक्स हैं उनको दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बैंकर्स बैंक यानी कि बैंकों का बैंक कहते हैं, क्योंकि बैंकों के लिए भी फैसिलिटीज़ फराहम करता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि ओपनिंग ऑफ न्यू बैंक्स अगर ओपन होने हैं, ठीक है, तो वो स्टेट बैंक की मर्जी के बगैर ओपन नहीं हो सकते विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक। कोई भी बैंक जो है या उसकी नई ब्रांच जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती जब तक कि सेंट्रल बैंक जो है उसकी परमिशन बाकायदा तौर पर ना दे दे, ठीक है। उसके बाद एडवांस पॉलिसी से मुराद क्या है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट द पॉलिसीज ऑफ एडवांसिंग फॉर कमर्शियल बैंक्स एंड फिक्सेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड चार्ज, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक जो है पॉलिसीज़ बनाता है एक पर्टिकुलर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो किस तरह से जो है वो लोन देंगे, किस हद तक लोन देंगे लोगों को, ठीक है, और कितने रेट पे जो है वो लोन देंगे लोगों को, ठीक है। रेट भी मुख्तस कर दिया जाएगा, ठीक है जी। इसमें जो है बेसिकली वो अब रेट्स को भी फिक्स करेगा और जो है एडवांस के लिए पॉलिसी भी बनाएगा, एडवांस किस तरह से दिए जाने, ठीक है, और रेट जो है वो किस तरह से फिक्स किया जाएगा, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें जो है सेंट्रल बैंक की तरफ से कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, उसके मुताबिक जो है वो अपने लोन वगैरह को लोगों को देता है, और किस रेट पे देना है वो भी सेंट्रल बैंक के बताए हुए रेट के मुताबिक जो है वो लोन देता है। उसके बाद जो है ग्रोथ ऑफ बैंक्स, ठीक है, ग्रोथ ऑफ बैंक यानी कि बैंकों की ग्रोथ में इसका बड़ा किरदार है, बैंकों के डेवलपमेंट में, बैंकों के निज़ाम को सही तरीके से चलाने में सेंट्रल बैंक का बहुत किरदार है, ठीक है, अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑन साउंड फुटिंग, ठीक है। साउंड फूडिंग से मुराद क्या है कि मतलब अच्छे तरीके से जो है वो अपने बैंकिंग सिस्टम की ग्रोथ को लेकर के चलेगा, ठीक है। मतलब बैक एंड पे जो है उसका सेंट्रल बैंक होगा, ठीक है, और आगे जो है कमर्शियल बैंक्स अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर कभी भी कमर्शियल बैंक्स अपनी सर्विसेज परफॉर्म करने में नाअहली दिखाएंगे तो उनको इंस्ट्रक्शंस देने वाला, उनको अपनी पटरी पे कायम रखने वाला सेंट्रल बैंक पीछे से मौजूद होगा, और कभी भी उनको अगर फाइनेंस की ज़रूरत हो तो सेंट्रल बैंक देने के लिए तैयार होगा, ठीक है। तो ग्रोथ में भी जो है सेंट्रल बैंक का बड़ा किरदार है, बैंकों के निज़ाम को मैनेज करने में सेंट्रल बैंक का बड़ा किरदार है, क्योंकि एक मॉनिटरिंग बॉडी है, एक कंट्रोलिंग बॉडी है जिसने तमाम बैंकों के निज़ाम को देखना है और कंट्रोल करना है मुल्क के अंदर। तो ये थे जी बच्चों आपके बैंकर्स बैंक के हवाले से सेंट्रल बैंक के फंक्शन, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो सिर्फ नोट नहीं इशू करता, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को भी फैसिलिटीज़ देता है, और सेंट्रल बैंक जो है बैंकों के हवाले से भी फंक्शन परफॉर्म करता है। बैंकों के हवाले से अभी हमने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े, उनके कैश रिजर्व का मुहाफिज है, ठीक है, उनको बैंकों को क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी देता है, ठीक है, बैंकों के लिए आखिरी पनाह है पैसे की, ठीक है, बैंकों को रीडिस्काउंटिंग की फैसिलिटी देता है, और अगर नई ब्रांच ओपन होनी हो कहीं, ठीक है, तो उसके लिए परमिशन देता है, एडवांस की पॉलिसी बैंकों को देता है, ठीक है, और बैंकों की ग्रोथ का जिम्मेदार है, तो बैंकों के लिए फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये जो है बैंकर्स बैंक भी है, ठीक है, तीसरा फंक्शन। और चौथा फंक्शन जो है इसका वो क्या है जी हमने पढ़ा था कि कंट्रोलर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और इसमें यहाँ पे इसने जो है पांचवा भी लिखा हुआ है लीडर ऑफ द कैपिटल मार्केट, ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। लीडर ऑफ द कैपिटल मार्केट क्या है, बेसिकली कैपिटल मार्केट मैं आपको बता दूं कि दो तरह की मार्केट्स होती हैं, एक प्राइमरी मार्केट होती है और एक कैपिटल मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की डील करते हैं, जैसे कि ट्रेजरी सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी सर्टिफिकेट्स होते हैं थोड़े अरसे के लिए जो विद इन ईयर एक्सपायर हो जाते हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर दें और 6 महीनों बाद या 8 महीनों बाद या साल बाद जो उनका इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा और वो सिक्योरिटी मैच्योर हो जाएगी आपकी। तो जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की जो डीलिंग होती है वो प्राइमरी मार्केट में होती है, और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की जो डीलिंग होती है, जैसे कि शेयर मार्केट की हम बात कर लें या फिर हम डिबेंचर की बात कर लें, बॉन्ड्स की बात कर लें, जो बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ है जो 10-10 साल 5-5 साल के अरसे के लिए जो डीलिंग होती है सेल परचेज के हवाले से, ठीक है, वो जो है मार्केट होती है कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो स्टेट बैंक जो है वो कैपिटल मार्केट का लीडर होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ द एट द गार्डियन, ठीक है, लीडर भी है उसका और जो है उसका गार्डियन भी है कैपिटल मार्केट, बिकॉज इट्स वर्क्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है, कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट और ग्रोथ के लिए काम करता है।
इट ऑल्सो मेक पॉलिसीज एंड टेक डिसीजन अवॉइड अनड्यू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रेडिट, ठीक है। ये भी देखता है कि मुल्क में जो है अनड्यू एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए, ठीक है, पैसे की पैसा बहुत ज़्यादा ना फ्लो हो जाए उसका मार्केट में और बहुत कम भी ना हो, ठीक है। एंड टू स्टेबल द क्रेडिट मनी सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। जो क्रेडिट मनी है उसका भी देखेगा मार्केट में कि क्रेडिट मनी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। द स्टेप्स टेकन और मेथड्स adopted by a central bank in this regard are called monetary policy, ठीक है। और इस सूरत हाल में जो वो स्टेप्स लेगा, ठीक है, पैसों के बहाव को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स लेगा उसको हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ये पढ़ा था मैंने, मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक जो है पैसों का जो बहाव है ज़्यादा ना हो जाए या बहुत कम ना हो जाए उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसी जिसमें पैसों को कंट्रोल किया जाए, पैसों के बहाव को कंट्रोल किया जाए, ऐसी पॉलिसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं और ये बनाता स्टेट बैंक है, ठीक है। तो ये इस मार्केट का लीडर होता है जिसमें हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की डील भी करते हैं और इसी मार्केट में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी स्टेट बैंक ही डील कर रहा होता है। उसके बाद कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इसका फंक्शन है। सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड मेंटेनेंस ऑफ द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द होम करेंसी, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक की एक जिम्मेदारी है कि अपने एक्सचेंज रेट को जो है मेंटेन करके रखे, अपने पैसे की जो कदर है, रुपीज़ की जो कदर है उसको बहाल करके रखे। अब रुपीज़ की कदर से क्या मुराद है, आप हम अगर देखें कि पुराने दौर में जो लोग हमारे बुज़ुर्ग जो है उम्रे पे जाते थे या हज पे जाते थे, ठीक है, उस वक़्त वहाँ पे वो बताते थे कि जो है टिन जो है वो एक पेप्सी की, अगर हम बात पेप्सी के टिन की बात करें तो उस वक़्त जो है वो आपको मिल जाता होता था 1 रियाल का, ठीक है। लेकिन आज हम देखते हैं कि वही टिन आज अगर हम जाते हैं तो वो आपको 3 रियाल का मिल रहा होता है या 5 रियाल तक पहुँच चुका है वो टिन पेप्सी का, ठीक है। तो ये बेसिकली हुआ क्या, ये पैसे की वैल्यू में कमी आ गई, ठीक है। आज रुपीज़ की वो कदर नहीं है, ठीक है। आज रुपीज़ जो है वो डी वैल्यू हो चुका है और रियाल जो है वो मतलब उसकी एप्रिसिएशन हो चुकी है, उसके अंदर री वैल्यू हो गया, ठीक है। वो उसकी कदर बढ़ चुकी है। इसी तरह से जो पैसे की कदर है उसको जो है वो मेंटेन रखना है। अब हम और मिसाल ले रहे हैं, अगर हम पेप्सी की बोतल की बात, रेगुलर बोतल की बात कर लें तो पहले हम देखते थे छोटे में कि पेप्सी की जो बोतल है, जो मैंने देखी है अपनी ज़िंदगी में, जो पेप्सी की बोतल है वो रेगुलर बोतल 7 रुपये की ख़रीदी मैंने, ठीक है। 6 से 7 रुपये की बोतल आती थी रेगुलर पेप्सी की। आज अगर हम देखते हैं कि वही बोतल 25 से 30 रुपये की, इसका मतलब क्या, ये पैसे की वो कदर नहीं जो पहले थी। बोतल वही है, लिक्विड उतना ही है, मटेरियल उतना ही है, बोतल भी वही है, ठीक है, जायका भी वही है, लेकिन जहाँ उस पे पहले 6-7 रुपए लग रहे थे आज उसके ऊपर 25-30 रुपए लग रहे हैं। इसका मतलब पैसे की वो कदर नहीं है जो पहले थी, पैसे की कदर में कमी आ चुकी है। इस तरह से ये काम सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है कि पैसे की कदर को बहाल करके रखे, पैसे की कदर को मेंटेन करके रखे एक्सटर्नल वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। बाकी करेंसीज के मुकाबले में जो एक्सचेंज होगी वो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा डीवैल्यू ना हो जाए। मानी कि अगर हम बात करते हैं कि पहले डॉलर जो है वो 95 रुपीज़ का आ जाता था, ठीक है, लेकिन आज अगर हमने डॉलर ख़रीदना है तो वो 160-70 रुपये पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। 160-70 रुपये खर्चेंगे तो हमें $1 मिलेगा, ठीक है। और जो डॉलर से एक चीज़ मिलनी है वो आपको वही मिलनी है, लेकिन पैसे आपको जो है वो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे क्योंकि जो पाकिस्तानी रुपये है उसकी वैल्यू में कमी आ गई है। अब हम बाहर से कुछ चीज़ खरीदनी है आपने, ठीक है, तो वो डॉलर में मिलेगी ना, और डॉलर आपको कहाँ से मिलेगा, सेंट्रल बैंक से मिलेगा। सेंट्रल, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, ठीक है। डॉलर के सारे रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास होते हैं या मार्केट्स में होते हैं। अब यहाँ से आप वो डॉलर पहले खरीदेंगे, फिर उस डॉलर के ज़रिए से कोई चीज़ मंगवाएंगे बाहर से, ठीक है। अब ये डॉलर पहले आपको 9500 का मिल रहा था, आज आपको 150 का मिल रहा है, तो फ़र्क तो पड़ गया ना। आज आपके ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, पहले कम लग रहे थे। तो इसको कहता है कि इसको मेंटेन करके रखना है, इस वैल्यू को बहुत ज़्यादा जो है पैसा डीवैल्यू ना हो जाए। अब हो सकता है ऐसा ना हो जाए कि 200 पे चला जाए, 200 का $1 मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसको बैक लेके आना है कि कम से कम पैसे आपको खर्चने पड़े डॉलर के ख़रीदने के लिए। इसको हम कहते हैं कि पैसे को मैनेज करना है, उसको पीछे लेकर के आना है ताकि करेंसी बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे ना चली जाए, उसकी कदर कम ना हो जाए। तो ये सारा का सारा काम किसका है, सेंट्रल बैंक का काम है। और इस तरह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी मेंटेन हो जाएगा कंट्री का और फेवरेबल हो जाएगा कंट्री की, जो है कंट्री के फेवर में होगा। और इस तरह काम मिलेगा आपकी पॉलिसीज़ को भी और कंट्री की जो मैशत है उसको भी जो है वो फ़रोग मिलेगा, इस तरह से डेवलपमेंट की तरफ जाएगी वो। नेक्स्ट आपका जो है वो कस्टोडियन ऑफ मेटेलिक रिजर्व। मेटेलिक से मुराद क्या है, जो ये आपके जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है,
हमने देखा था पहले जो कॉइन्स वो आयरन के थे, लोहे के कॉइन होते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं वो प्लास्टिक टाइप के कॉइन्स आ गए हैं। तो बहरहाल ये जो भी कॉइन्स हैं, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का जो कॉइन है, ये जो है इनका जो रिजर्व होता है वो भी किसके पास होता है? सेंट्रल बैंक के पास होता है। गोल्ड की बात कर लें या सिल्वर कॉइन्स की बात कर लें, पुराने दौर में चलते थे ना गोल्ड सिल्वर की कॉइन, लेकिन आजकल जो है वो गोल्ड सिल्वर की नहीं, आजकल जो है वो लोहे के चल रहे हैं या फिर दूसरे चल रहे हैं। ठीक है, उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उस तरह से नहीं है, ठीक है, जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप जो एक 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, 5 रुपए का, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 5 रुपए तो लिख दिया है, ठीक है, लेकिन वो प्लास्टिक का है। या फिर अगर हम उसके जो आयरन वाले की भी बात कर लें, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 5 रुपए तो छाप दिया, 5 रुपए, ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर हम वो 5 को ऊपर से मिटा दें, जो एक्चुअली जो लोहा है, क्या वो लोहा 5 रुपए का है? अगर वो लोहा वाकई 5 रुपए का बिक जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसकी फेस वैल्यू के बराबर है। ठीक है, अगर ऊपर से 5 लिखा मिटा भी देना तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसके बराबर जो है, अगर वो आ जाए तो फिर हम कहेंगे ये बराबर है, अदरवाइज जो है कहेंगे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं। लाइक दी, जैसे कि हम 5,000 का नोट है और गवर्नमेंट ने जो है वो उसके ऊपर लिख दिया कि 5,000 है, ठीक है, हम 5,000 रुपये की शॉपिंग तो कर लेते हैं उससे, ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करें, वो बेसिकली रुपये का नोट होगा, उसको बनाने में कितने पैसे लगे होंगे? 5-10 रुपये लग गए होंगे 5,000 के नोट को बनाने को। बेसिकली तो वो कागज़ है ना, ठीक है, कागज़ है ना, बेसिकली 5-10 रुपये लग गए होंगे या इससे भी कम लगे होंगे, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या लिख दिया? 5,000 है। एक्चुअली उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है, बस लिख दिया गवर्नमेंट ने कि 5,000 के नोट है, एक्चुअली उसकी 5-10 रुपये के भी कभी ना बिके वो, ठीक है, अगर 5,000 उसके ऊपर से मिटा दिया जाए तो कोई 1 रुपये का भी ना खरीदे उसे, 1 रुपया भी ना जाया करे उस खाली नोट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू को देखा जाता है। बहरहाल इसको हम वापस लेकर के आते हैं टॉक को अपनी। तो कस्टोडियन ऑफ मेटल्स में क्या है कि आपके जो कॉइन्स हैं मेटल्स के, उनका रिजर्व जो है, उनका सेफ्टी जो है वो भी स्टेट बैंक की ज़िम्मा है, ये भी उसका फंक्शन है कि स्टेट बैंक अपने पास जो है वो एक ख़ास जो इस मकदार है वो सेव करके रखे, ताकि जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है इसको आगे इशू किया जा सके। उसके बाद एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी, जैसे कि हमने यहाँ पे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में डिटेल से डिस्कशन कर ली है कि एक्सचेंज रेट को स्टेबल किस तरह से करना है, ठीक है, अपनी जो पैसे की कदर उसको बढ़ाना है, ठीक है, ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, ऐसे निज़ाम लाया जाए और ऐसी चीज़ें लाई जाएँ, नई मुतारफ़ करें, जैसे कि आपकी करेंसी को जो है फ़रोग मिले, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करें, आपकी चीज़ें अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, लोग ख़रीदना पसंद करें, आपके रुपए की कदर बढ़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तरीके जिनके ज़रिए से जो स्टेट बैंक है अपने एक्सचेंज रेट को, अपने पैसे की कदर को, रुपीज़ की कदर को बाकी करेंसीज के मुकाबले में बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है। इसमें नेक्स्ट हम जो है देखते हैं इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन ट्रेड से मुराद क्या है, ठीक है, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान जो ट्रेड होती है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी स्टेट बैंक की होता है। कोई भी बंदा जो है अगर यहाँ से कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाना चाहता है, ठीक है, ये इंपोर्ट करना चाहता है या एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है, तो वो स्टेट बैंक की मर्जी के बगैर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें मंगवानी किसी बाहर के मुल्क से, ठीक है, आपको जब तक डॉलर नहीं मिलेंगे आप बाहर से कुछ चीज़ खरीद नहीं सकते, ठीक है। और दूसरे केस में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि चीज़ें बेचते हैं बाहर, ठीक है, वहाँ से जो आपको पैसा आएगा वो डॉलर्स में आएगा, और वो डॉलर्स आप डॉलर्स का क्या करेंगे, आपको तो रुपीज़ चाहिए पाकिस्तान में, आप वो डॉलर स्टेट बैंक को दे देंगे, स्टेट बैंक उसके बदले में आपके पास आपको रुपीज़ दे देगा। इस तरह से स्टेट बैंक के पास डॉलर्स के रिजर्व मेंटेन होते रहते हैं। तो जितने मुल्क में डॉलर्स के रिजर्व मेंटेन होते रहेंगे, ठीक है, उतना जो है करंटी जो आपका जो करेंसी जो है ना, करेंसी वो आपकी डी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, कंट्री के अंदर जो है वो करेंसी आपकी डी वैल्यू नहीं होगी और डेप्रिसिएशन की तरफ नहीं जाएगी, वो बहाल रहेगी, उसकी कदर में इतनी ज़्यादा कमी नहीं आएगी जितने डॉलर्स के रिजर्व स्टेट बैंक के पास ज़्यादा होंगे। ये बात जहन में रखें, स्टेट बैंक के पास जितने ज़्यादा रिजर्व होंगे डॉलर के, आपकी करेंसी जो है उसकी कदर में उतनी ही कमी कम आएगी, ठीक है, जितने कम रिजर्व होंगे फिर कमी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो मिसलेनियस फंक्शन, चंद एक फंक्शन हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है जी स्टाफ फंक्शन, ठीक है। स्टाफ फंक्शन क्या मुराद है कि सेंट्रल बैंक नॉट ओनली प्रोवाइड द मॉडर्न ट्रेनिंग बैंकिंग टू स्टाफ बट ऑल्सो इस्टेब्लिश द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिस रिगार्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, ठीक है। अब आपने एक नाम सुना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का, या फिर एक और नाम है निबाव।
जो कि इस्लामाबाद में है, ठीक है। ये बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। इन स्टेट बैंक का मकसद सिर्फ यही नहीं कि वो अपने जो है मॉडर्न ट्रेनिंग मतलब बाकी काम सर अंजाम दे, बल्कि उसका मकसद ये भी है कि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को जो है वो बनाए और वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ की जो है वो ट्रेनिंग करे, ठीक है। सिर्फ उसका मकसद ये नहीं कि वो प्रोवाइड कर दे मॉडर्न ट्रेनिंग ऑफ बैंकिंग टू स्टाफ, ठीक है। मतलब ट्रेंड स्टाफ प्रोवाइड करना या अच्छे एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे हायर करवाना काम नहीं है उसका, ठीक है। बस ये भी मकसद है कि उनके लिए जो है वक्तन फ़क्तन ट्रेनिंग्स को जो है वो कंडक्ट करवाया जाए, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई जाएँ, ठीक है, ताकि एम्प्लॉय जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आते रहे वक्त के साथ साथ। और इसके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं स्टेट बैंक ने, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स है और एक निबाफ है, ठीक है, जो ये काम सर्विस सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद ग्रोथ टू सेविंग, ठीक है। ग्रोथ टू सेविंग से मुराद क्या है? सेंट्रल बैंक मेक्स अ प्लान एंड अडॉप्ट्स वेरियस मेथड टू प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। मुल्क के अंदर लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर के आना कि वो सेविंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें और पैसे का इस्तेमाल, कंजम्पशन कम करें, ख़र्च कम करें और ज़्यादा पैसों को सेव करें। इस चीज़ को इस हैबिट को, इस आदत को डेवलप करना लोगों के अंदर, ये भी स्टेट बैंक का एक जो है मिसलेनियस फंक्शन है, ठीक है। मिसलेनियस फंक्शन बेसिकली वो होता है जो छोटे मोटे फंक्शन हैं, ठीक है, इनको हम प्रॉपर हेड में नहीं लेके जा सकते, ठीक है, तो इसको हमने मिसलेनियस फंक्शंस का नाम दे दिया है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के निज़ाम को डेवलप करने के लिए भी जो है स्टेट बैंक अपना रोल प्ले करते, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रल बैंक ने इंडस्ट्रियल बैंक्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ताकि इंडस्ट्री को लोन दें और उनका काम चलता रहे। इसी तरह से ZTB और ज़रूरी तरक्याती बैंक्स बनाए हैं ZTBL के नाम से, तो वो ताकि वो किसानों वगैरह की मामला को देखें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहे, उस सेक्टर की तरक्की के लिए काम करते रहे, ठीक है। तो ये भी सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स है, यहाँ पे जो है पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो कौन करेगा? वो सेंट्रल बैंक ही करेगा। यहाँ से अगर लोन लेना है तो सेंट्रल बैंक ही यहाँ से इन इदारों से लोन लेकर के आएगा पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप फ़ी से मुराद क्या है? ये सेंट्रल बैंक जो है ना वो डिफरेंट बॉडीज़ का जो है वो मेंबर भी है। जैसे कि इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू बिकम द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस देन द सेंट्रल बैंक पेज द मेंबरशिप फ़ी, ठीक है। जैसे कि सार्क एक जो है एक कम्युनिटी है एक 7 मुल्कों की, ठीक है, जो एशियन कंट्रीज़ हैं ना उनमें 7 ममालिक हैं, इसमें आपका मालदीव, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह से श्रीलंका, ये 7 ममालिक आते हैं इसके अंदर। तो उस तंजीम का नाम सार्क है, ठीक है, 7 कंट्रीज़ में आते हैं। इसका भी मेंबर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मेंबर है, लेकिन वहाँ पे जो मेंबरशिप फ़ी पे की जाएगी ना वो सेंट्रल बैंक की तरफ से की जाएगी, क्योंकि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। इस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, अमेरिका में, या जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, इस तरह से वो भी होगी, या फिर सलामती कौंसिल है अक़वाम मुत्तहिदा, जो भी ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पाकिस्तान मेंबर है, तो वहाँ पे सेंट्रल बैंक उनकी नुमाइंदगी करता है और सेंट्रल बैंक ही पाकिस्तान के बिहाफ पे मेंबरशिप फ़ी देता है, ठीक है। इनके बस इतना से याद रख लें कि जहाँ जहाँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान मेंबर है वहाँ जो मेंबरशिप फ़ी है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से दी जाती है, मेंबरशिप के हवाले से, उसको मेनटेन रखने के हवाले से। फाइनेंशियल रिपोर्ट से मुराद क्या है? सेंट्रल बैंक जो है उसका ये भी काम है कि जो डिफरेंट कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ठीक है, एक खास पीरियड के बाद, खास पीरियड से मुराद के 1 साल, लेकिन नॉर्मल अकाउंटिंग में हमारा जो 1 साल चलता है ना, 1 साल बाद हम बैलेंस शीट्स बनाते हैं, अपनी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह को शो करते हैं। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो जो शो करनी है, ठीक है, वो सेंट्रल बैंक जो है वो जो लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज में, KSE 100 इंडेक्स की बात कर लें या 600 इंडेक्स 500 इंडेक्स की बात कर लें, उनमें जो भी कंपनीज आती पाकिस्तान में, ठीक है, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सेंट्रल बैंक उनको पीरियडिकली पब्लिश करता है, साल बाद पब्लिश करता है, क्योंकि साल बाद वो अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो स्टेट बैंक को शो करते हैं, ठीक है, अपना डाटा शो करते हैं, और स्टेट बैंक उनको अपनी साइड के ऊपर जो है उन तमाम कंपनीज़ की जो इस्टेब्लिश जो कंपनीज़ हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाती हैं। ये सारा की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेट बैंक अपनी साइट के ऊपर जो है उन कंपनीज़ की पब्लिश करता था कि लोग देख सकें कि कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही, कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। और इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज में सारी की सारी कंपनी जो लिस्टेड है उन सब की स्टेटमेंट्स जो है सेंट्रल बैंक की साइड पे आपको मिल जाएंगी। इस तरह से आप सेंट्रल बैंक की साइट खोल के वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आपने इन्वेस्ट करने हैं
तो आप किस जो है कंट्री किस जो है कंपनी के अंदर उसको इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जहाँ से आपको फ्यूचर में ये हो कि प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ एनी क्वेश्चन यू पीपल कैन आस्क नाउ। थैंक यू वेरी मच।